बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है जो कि घटना चक्र का है वो 2023 का ये प्रकाशन है, अभी लेटेस्ट है और ये 6ठा संस्करण है दोस्तों। इसमें जितने भी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की गई है उस सब का क्वेश्चन जो है उसमें समाहित किया गया है और यह जो है एक डीपली इसका पुनरावलोकन किया गया है। तो दोस्तों ये जो है 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उस सब के बारे में इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसमें जीएस के जितने भी पोर्शंस हैं उस सब को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, अर्थव्यवस्था हुआ, राज्य व्यवस्था हुआ और सामान्य विज्ञान हुआ और इसके साथ साथ जो समसामयिक के प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी इसमें समाहित किया गया है और इसके साथ साथ भूगोल और बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सब को इसमें समाहित किया गया है। तो हम लोग एक एक करके प्रत्येक सेक्शंस को एक एक खंड में देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर। ये अनुक्रमणिका है दोस्तों, अर्थात विषय सूची है। इसमें हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास को हम लोग 3 पोर्शन में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला होगा प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन और आखिरी होगा आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग भारतीय इतिहास को 3 सेक्शंस में बांट के अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्राचीन इतिहास की ओर। दोस्तों ये रहा भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास का पहला सेक्शन जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से नाम से जाना जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन को कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों भारत में पशुपालन और कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग मेहरगढ़ के बारे में तो दोस्तों मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है जो कि 7000 ईस्वी से लेकर 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र हुआ करता था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईस्वी पूर्व से भी मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिला में स्थित एक लहुरा देव जगह है, वहाँ का माना जाता है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पे 6400 ईस्वी पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईस्वी से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके साथ ही यदि बात की जाए चावल की साक्ष्य की तो दोस्तों चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो है कुलडीवा जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। आगे बात की जाए तो दोस्तों यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व में चावल की भूसी के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, ऐसा माना जाता है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। दोस्तों कैल्कोलिथिक युग के नाम से ताम्रपाषाण युग को भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसके डिस्क्रिप्शन को अर्थात कैल्कोलिथिक युग के बारे में तो दोस्तों कह रहा है ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है प्रायः उसी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति जिस समय हुआ करती थी उस समय मिट्टी के बर्तन पर कौन से रंग को
प्रयोग किया जाता था, किस रंग का प्रयोग किया जाता था, ये प्रश्न कह रहा है। तो दोस्तों उसमें किया जाता था लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण किया करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में, अर्थात हड़प्पा जब अपने प्रारंभिक चरण में थी, प्रारंभिक अवस्था में थी, उस समय पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था, जबकि परिपक्व हड़प्पा के दौर में, अर्थात हड़प्पा जब जिस समय पूर्ण रूप से भली भांति फलभूत रही थी, उस समय हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां हुआ करती थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा जो है वो चित्रित मृदभांड हुआ करती थी। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। तो दोस्तों ये रहा मृदभांड के बारे में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें सिंधु सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, तो दोस्तों कहता है ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक युग माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये हुआ करती थी कि ये सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी और इसमें पक्की ईंटों की इमारत हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार व अन्नागार जो है वो प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो दोस्तों वो है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। इसको हम लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है बनावली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे। कह रहा है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं? तो दोस्तों वो मिला हुआ है कालीबंगा से, अर्थात हड़प्पा नगर जो कालीबंगा हुआ करता था वहीं से जुते हुए खेतों के निशान मिले हुए हैं। देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। कह रहा है प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। जबकि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से
पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली हुई है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी, जबकि दूसरा है के.एन. दीक्षित। और इसके अगले ऑप्शन को दोस्तों हम लोग देखेंगे, ऊपर स्किप करके लाएंगे। सी नंबर ऑप्शन है एम.एस. वत्स, जबकि डी है बी.ए. स्मिथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बी.ए. स्मिथ। इसका डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। कह रहा है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 ईस्वी से वर्ष 1933-34 में मेधोस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों इससे स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो हैं एक भारतविद एवं काला साहित्य इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बोगज कोई का महत्व किस लिए है। तो दोस्तों बोगज कोई का महत्व जो है वो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। बोगज गोई के बारे में कह रहा है बोगज गोई जो कि एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हुए हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवों का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए हुए होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दोस्तों 10 राजाओं का युद्ध या इसे दसराग युग भी कहते हैं। दसराग युद्ध जो है वो किस नदी पर लड़ा गया था। तो दोस्तों वो लड़ा गया था परुसनी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग दसराग युद्ध और परुसनी नदी के बारे में तो दोस्तों कहा जाता है दसराग युग जो कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ करता था वो परुसनी नदी जो कि वर्तमान में रावी के तट को माना जाता है वहीं पे लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जो कि अनु, दुह, युह, यदु, पुरु और तुर्बसु तथा 5 लघु जनजातियों के समुदाय सम्मिलित हुआ करते थे जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 13 नंबर कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। दोस्तों ऋग्वेद का जो है वो 9वां मंडल जो है वो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल और सोम के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9 मंडल के सभी जो 114 मंत्र हैं वे सोम को समर्पित हैं। सोम क्या है दोस्तों, तो सोम जो है वो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जिससे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। कह रहा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें इस प्रश्न को। कह रहा है ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। कह रहा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें गायत्री मंत्र और ऋग्वेद की तो कहा जाता है दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार जो हैं वो विश्वामित्र हैं और यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अर्थात परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वो भारतीय दर्शन कौन है। तो दोस्तों वो है वैशेषिक
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशेषिक के बारे में यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है और ये जो है वो महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों महावीर स्वामी और कुंडग्राम के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में, जो कि वैशाली के निकट है, लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और उसकी माता जो है वो त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन हुआ करती थी, तथा पिता जो है वो सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री के क्षत्रियों के संघ के प्रधान हुआ करते थे, जबकि उनके बड़े भाई जो है वो नंदीवर्धन हुआ करते थे। दोस्तों कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में बताया जाता है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिसके भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि महावीर स्वामी का सही जन्म जो है वो 599 ईस्वी पूर्व में ही उचित माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में है। दोस्तों एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 599 ईस्वी पूर्व में ही प्रकाशित हो चुका है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। तो दोस्तों महावीर जैन की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें महावीर और पावापुरी के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जबकि उनके पिता सिद्धार्थ जो थे वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान हुआ करते थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित एक पावापुरी नामक जगह है, वहीं पर उन्होंने अपनी शरीर को त्याग कर दिया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो दोस्तों महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों महावीर के प्रथम शिष्य जमाली के बारे में तो कहा जाता है भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा हुआ करता था। उसने प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, अर्थात उनसे जो है एक प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई, अर्थात उनके पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शना था। उस पुत्री का विवाह जमाली के नाम के एक क्षत्रिय से कर दिया गया, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, और यह जो है वो उनका प्रथम शिष्य था। जमाली के बाद में महावीर का विरोध किया। जमाली जो है जो कि उनका दामाद हुआ करता था वो बाद में महावीर का विरोध भी किया और बहुतरवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत भी की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता था वे निम्न प्रकार के हुआ करते थे। दोस्तों वे थे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई हुआ करते थे, और आर्यव्यक्त, उसके बाद में सुधर्मन, उसके बाद में मंडिक पुत्र, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। दोस्तों सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों 14 पूर्व के बारे में तो कहा जाता है 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, और ये अंतिम नंद राजा के समय में संभभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जाने जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध जो है वो अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन और सारनाथ के विषय में तो कहा जाता है दोस्तों 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार
प्रसार जो है वो प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कहा जाता है दोस्तों, उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन अर्थात वर्तमान में सारनाथ तक गए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह जो उपदेश है वो दुख, दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था, जिसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो है वो महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि बात की जाए महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण और कुशीनगर के बारे में, तो कहा जाता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य में भी गए। सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो कोसल राज्य में ही हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्ल की राजधानी पावा तक पहुँचे, यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। दोस्तों उसने बुद्ध को सुकरमद्दव खाने को दिया, उससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। दोस्तों यहाँ पर जो है सुकरमद्दव जो है वो शुकर की मांस से संबंधित है और वो खाने को दिया, जिसके कारण से उन्हें रक्तातिसार अर्थात अतिसार नामक एक भयानक बीमारी हो गया और भयानक पीड़ा भी उत्पन्न हो गई। और इस वेदना के वजह से कुशीनगर में उन्होंने मल्ल राज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। दोस्तों जब महात्मा बुद्ध जो है अपने शरीर को त्याग किए, इसी परिघटना को बौद्ध धर्म में जो है वो महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें त्रिपिटक के बारे में, तो कहा जाता है त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया था, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। और वो ज्ञान था दोस्तों पहला, जिसको कि विनय पिटक अर्थात संघ संबंधी नियम तथा आचार विचार की जो वो सूचनाएं हैं या शिक्षाएं हैं उसको संकलित किया जाता था। जबकि दूसरा जो है वो है सूत पिटक। दोस्तों सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन को संकलित किया जाता था, जबकि अभिधम्म पिटक जो कि तीसरा है, उसमें अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत को संकलित किया जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और आगे वाले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है जैन धर्म और डी नंबर में कह रहा है ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें जैन धर्म के बारे में, तो कहा जाता है जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिसमें कि सम्यक धारणा अर्थात दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? दोस्तों वो है आत्मदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों आत्मदमन की, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया था। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे, जिसके विपरीत में महावीर स्वामी जो हैं वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो दोस्तों बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें बोधि वृक्ष के बारे में, तो कहा जाता है महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है
जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार इस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित कर दिए गए और नष्ट हो गए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष जो है वो पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह बताया जाता है कि यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा भी लगवाया गया था। अंत में यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। दोस्तों, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इस 5वीं पीढ़ी को बताया गया है, अर्थात इसको 5वीं पीढ़ी का दर्जा तभी दिया गया है दोस्तों कि यह बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट के द्वारा ही इसे जो है 5वीं पीढ़ी को बताया गया है। तथ्यों में विवादित होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकित से बाहर कर दिया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो दोस्तों वो किया था आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है दोस्तों, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। दोस्तों कह रहा है, अशोक तथा पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वे मखली गोसाल हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें मखली गोसाल के बारे में तो मखली गोसाल जो हैं वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य हुआ करते थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर के शिष्यता को त्याग कर दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना कर दी। इसका मत नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार के प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें पाटलिपुत्र और उदयन के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों वह उदयन अर्थात उदयन द्वारा ही पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको देखेंगे तो कह रहा है, हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल ही सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। दोस्तों इसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। अर्थात पाटलिपुत्र नगर को बसाने के बाद जो है उदयन ने राजगृह से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके लाके रख दिया कहाँ पर दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? दोस्तों पाटलिपुत्र को बसाने वाला राजा जो था वो उदयन हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है, मगध नरेश उदयन के शासन काल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसकी स्थान पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को।
32 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो है वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें वैशाली और लिच्छवी के बारे में, तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह या गिरिव्रज हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें राजगृह के बारे में, तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। दोस्तों, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। इसने राजगृह अर्थात गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो था वो बिंबिसार था। यह जो है हर्यक वंश से संबंधित था और इसकी मृत्यु 492 ईस्वी पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, अर्थात अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है, मगध का शासक अजातशत्रु जिसका शासनकाल 492 ईस्वी से 460 ईस्वी पूर्व तक रहा था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन अर्थात कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो दोस्तों, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें विलियम जोन्स के बारे में, तो कहा जाता है दोस्तों विलियम जोन्स जो है वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले सर्वप्रथम हुआ करते थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें ब्राह्मी लिपि और जेम्स प्रिंसेप के बारे में, तो कहा जाता है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई थी उसका उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पीय की पहचान सिंघल के राजा तिस्त से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें इंडिका और मेगास्थनीज की, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, एनिसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, इंडिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इंडिका के लेखक जो हैं वो है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक मेगास्थनीज हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था, जिनकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। समिति का कार्य बिक्री कर को वसूल करना था,
बिक्री कर पर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। अतः विकल्प बी ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है मेगास्थनीज किसका दूत था। तो दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में भी निवास किया। भारत में इससे जो कुछ भी देखा अर्थात मेगास्थनीज ने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में और ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट तो वो था अवंती वर्मा। बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बृहद्रथ के बारे में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़। अर्थात जूनागढ़ अभिलेख में ही रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। दोस्तों बात करें जूनागढ़ के बारे में तो गुजरात के जूनागढ़ में रुद्रदामन जो कि 130 से लेकर 150 ईस्वी तक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे अधिक प्राचीन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो दोस्तों वो था खारवेल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें खारवेल के बारे में तो कहा जाता है दोस्तों कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में से उसका एक बीना तिथि का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव बहुत भारी था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 कह रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महामेघवाहन वंश से, दूसरा है चेदी वंश से और अगला ऑप्शन सी नंबर को हम लोग देखेंगे कह रहा है सातवाहन वंश से और डी नंबर जो है वो है रठभोजक वंश से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन मात्र का एक साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्राचीन भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दे दी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है जिसके लेखक हरिसेन हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वे कौन थे। तो दोस्तों वे थे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कंदगुप्त के बारे में हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट
स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि 455 ईस्वी में हुआ था, तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह पराजित भी हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हुण आक्रमण का नेता खुशनिवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसके गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। तो दोस्तों वो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अप्रहत भूमि की, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है चीनी यात्री संगयून ने भारत की यात्रा कब की थी? तो दोस्तों संगयून जो है वो भारत की यात्रा करने वाले हैं 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें चीनी यात्री संगयून की, तो चीनी यात्री संगयून जो है वो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित कर ली थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेनसांग जो कि चीन के यात्री हुआ करता था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है हर्षवर्धन की शासन की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत की आगमन है। अर्थात जिस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था उस समय सबसे महत्वपूर्ण घटना और प्रमुख घटना में एक है जो कि चीनी यात्री वेनसांग भारत की आगमन की थी और उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए हुए स्थान को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी। जो दोस्तों वेनसांग जो भारत आया था उसका अभिलाषा था, उसकी इच्छा थी और उसका उद्देश्य भी हुआ करता था कि महात्मा बुद्ध के जो चरण चिन्ह हैं और वो जिस पवित्र स्थान पे अपना पद को रखे हैं उस स्थान को देखना और पवित्र बौद्ध ग्रंथ है उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, जो उन दिनों भारत में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले थे, अर्थात सुलभ थे। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ को लिखा जिसे सीयू की कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों कल्हण की पुस्तक का नाम जो है वो है रजत रंजनी, अर्थात रजत रंजनी जो पुस्तक है उसके लेखक है कल्हण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें रजत रंजनी के बारे में तो कहा जाता है कल्हण ने रजत रंजनी में कश्मीर के इतिहास को लिखा है। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कश्मीर का इतिहास जो है वो किस पुस्तक में वर्णित है? तो दोस्तों वो है कल्हण के द्वारा रजत रंजनी में। इस ग्रंथ के रचनाकार कल्हण ने जयसिंह जो कि 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया था। दोस्तों प्रश्न यदि ये पूछते कि रजत रंजनी जो कि कल्हण के द्वारा लिखित है वो किसके शासनकाल में पूर्ण रूप से लिख लिया गया था, तो दोस्तों वो होगा जय सिंह के शासनकाल में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो बिहार में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उदंतपुर के बिहार के शिक्षा केंद्र के बारे में। दोस्तों कहा जाता है उदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है वो प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछ दे उदंतपुर अर्थात उदनापुर
इसका दूसरा नाम उदनापुर भी है। उसकी स्थापना किस शासक ने करवाई थी? तो दोस्तों उसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने करवाई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्नाट वंश का स्थापना या संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक जो है वो है नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कर्नाट वंश की, तो दोस्तों कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव जो कि 1097 से 98 ईस्वी थे, वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल जो है वो 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक और मिथिला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर कह रहा है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरि सिंह के बारे में, कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो दोस्तों वो है धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात धर्मशास्त्र के समय में ही है वो छुआछूत की अर्थात अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से उद्धृत हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। दोस्तों कह रहा है धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्ण जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकर आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। दोस्तों वे हैं निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में अर्थात कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कश्मीर। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में ही आयोजित की गई थी। दोस्तों बात करें बौद्ध सभा और कनिष्क के बारे में और कश्मीर के बारे में, तो दोस्तों बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु हुआ करता था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कलाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात या 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर अर्थात सर्वकामिनी हुआ करते थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वे थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 56 नंबर प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अर्थात उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजगीर में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में उनसे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित है। यह 2 स्तंभों स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। दोस्तों हम लोग देखेंगे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को और इससे सही संबंध को स्थापित करना है। दोस्तों पहला है जन्म। तो दोस्तों जन्म का संबंध हो जाएगा लुम्बिनी से अर्थात 1 का मिलान हो जाएगा 3 में। अगला है ज्ञान की प्राप्ति। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तीसरा है
प्रथम प्रवचन, तो दोस्तों प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। अगला है निधन, तो दोस्तों इसका निधन जो है वो कुशीनगर में हो गया। अर्थात इसका मिलान सुमेलित हम लोग करेंगे तो पहला हो जाएगा जन्म, अर्थात 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और काशी के ऋषि पतन अर्थात सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, वो प्रथम उपदेश दिया था एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि ज्ञान को दोस्तों कहा जाता है बोध गया में प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। तो बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के शासनकाल में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क राजा के युग में ही प्राप्त हुआ था। इसके बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति, अर्थात प्रश्न यहाँ पे ये भी कह दे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो वो थे कनिष्क राजा के शासनकाल में। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया और यही जो चौथा बौद्ध संगति हुई थी उसी में बौद्ध धर्म जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया। पहले वर्ग को हम लोग जानते हैं हीनयान, जबकि दूसरा वर्ग कहलाता है महायान। और महायान शाखा में जो है वो बुद्ध को देवता माना गया जब और उनकी पूजा भी की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा प्रारंभ हुई, अर्थात इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हो गई। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 61 नंबर प्रश्न को। कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो दोस्तों ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में वैशाली में जो है वो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चल रही थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है महाभारत में, दूसरा है अंगुत्तर निकाय में और इस तरीके से तीसरा ऑप्शन कह रहा है छांदोग्य उपनिषद में और चौथा है संयुक्त निकाय में। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है और ये 16 जो महाजनपद है उसको हम लोग एक एक करके उसके नाम से हम लोग परिचित होंगे। पहला है अंग, मगध, काशी, कौशल,
पज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इस तरीके से यह 16 महाजनपद हुआ करते थे। दोस्तों इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। दोस्तों प्रश्न अगर ये पूछते कि दक्षिण भारत में स्थित एक महाजनपद का नाम क्या है, तो वो है दोस्तों अस्मक। आगे बढ़ेंगे। जनवस। दोस्तों जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। दोस्तों प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों वो है गुप्त काल में, अर्थात गुप्त युग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग इसके बारे में। कह रहा है नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम राजकुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुधगुप्त, दोस्तों तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म के बारे में, तो कहा जाता है यह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आए हुए थे। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछ दे कि चीनी यात्री वेनसांग जो हैं वो भारत क्यों आए थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों उनका उद्देश्य था, इसका चर्चा हम लोग ऊपर भी कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार हम लोग देखेंगे कि उनका उद्देश्य हुआ करता था बौद्ध धर्म को जानना, बौद्ध धर्म की अध्ययन करना। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर प्रश्न कह रहा है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी क्योंकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती हो सके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें मध्यकाल और मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा जो है वो सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर छोड़ दिया था, अर्थात उसी के ऊपर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 66 नंबर, थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और कथन ए कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, जबकि कारण आर कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोस्तों ये कथन और कारण को पढ़ने के बाद बताना है कि दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे वक्तव्य को। दोस्तों पहला वक्तव्य कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों जो कि ये सत्य नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरा जो है वो कह रहा है दोनों अर्थात ए और आर सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है, थोड़ा और इसको हम लोग छोट करें और देखें। कह रहा है नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ
एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, जो कि वर्तमान में राजगीर ही है, के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाबिहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 67 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, जो कि लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व में था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है, मगध की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों मगध की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र या चंपा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो सकता है और डी भी सही, गिरिव्रज, पाटलिपुत्र और गिरिव्रज, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, दिए गए विकल्प में 2 विकल्प ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी को बना लिया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथ एवं पुराणों में लगभग अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो है वह बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 69 नंबर कह रहा है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली और तीसरा ऑप्शन को देखेंगे सी में है चंपा, डी में है अंग। तो इस तरीके से इसके 2 राजधानी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, एक पाटलिपुत्र और दूसरा चंपा। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, 70 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर जो है वो मौर्य वंश ने शासन किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे हम लोग मगध और मौर्य वंश के बारे में। तो दोस्तों कह रहा है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करने की थी। अर्थात नंद वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग का अंत करके की गई थी। अर्थात जब शिशुनाग वंश का अंत हुआ तब नंद वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। वे थे उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया था। दूसरा है पंडुक, और तीसरा है पंडुगति, चौथा भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, 6ठा गोबी शाणक, 7वां 10 सिद्धक, 8वां कैवर्त तथा 9वां जो है धनानंद। अगला देखेंगे दोस्तों, नंद वंश में जनता के बलपूर्वक धन लूटने, अर्थात नंद वंश में जो है वो जनता को बहुत शोषण किया जाता था। उस समय का जो राजा हुआ करते थे वे जनता पे काफ़ी टैक्स लगाते थे और कठोर कार्य भी लेते थे। तो दोस्तों नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने का कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। स्पष्टता है कि विकल्प यही सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो दोस्तों वो है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात विशाखदत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। देखेंगे हम लोग विशाखदत्त के बारे में। दोस्तों विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल तथा कुलीन भी कहा गया है।
18वीं शताब्दी ईस्वी में घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वे हैं देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा जो है अभिसारिक वंचितक या अभिसारिक बंधितक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 72 नंबर को। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो दोस्तों वो है धनानंद। दोस्तों धनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन हुआ करता था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिली है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन हुआ करता था। दोस्तों समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में 2 व्यक्ति, अर्थात जिस काल में धनानंद था, जिस समय में धनानंद था उसी समय में ही भारत में सिकंदर का भी आगमन हुआ था। तो इस तरीके से धनानंद के समकालीन सिकंदर को माना जाता है या सिकंदर के समकालीन धनानंद को माना जाता है। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रशाला उसका सेनापति हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, अर्थात पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज से बना था। तो दोस्तों वो बना था लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे इसके बारे में। कह रहा है बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी की विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोट के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। कह रहा है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो दोस्तों अष्टप्रधान का गठन जो है वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अष्टप्रधान और शिवाजी के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल होते थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों वो था चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त के बारे में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इसके संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 76 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वो कौन है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, दूसरा है अशोक का गिरनार अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और चौथा ऑप्शन दोस्तों हम लोग लाएंगे स्किप करके क्योंकि वो ऊपर है। चौथा है अशोक का सोपरा अभिलेख। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक
पुष्यगुप्त ने यहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुपास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इसे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों वो था श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका के बारे में हम लोग देखेंगे। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतियतपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका को छोड़कर सभी जगह पर था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। कह रहा है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों अशोक के शासनकाल में है बौद्ध सभा जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखेंगे पाटलिपुत्र और अशोक के सभा के बारे में। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 79 नंबर प्रश्न को। कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों वो थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अशोक के शिलालेख के बारे में बात करें तो अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख एवं तीसरा है गुहा लेख। दोस्तों शिलालेख 14 भिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और ये स्थान है दोस्तों शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरूरगुड़ी तथा सोपरा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दोस्तों अगर भाषा की बात की जाए तो वो प्राकृत भाषा है, जबकि लिपि की बात की जाए तो वो ब्राह्मी लिपि है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि जो है वो ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। दोस्तों अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसमें से केवल 2 ही जो है वो, एक शाहबाजगढ़ी एवं दूसरा मानसेहरा की लिपि जो है वो ब्राह्मी नहीं है बल्कि वो खरोष्टी लिपि में है। दोस्तों तक्षशिला में अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख दोस्तों इसके आगे हम लोग देखेंगे सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो दोस्तों वो थी खरोष्टी लिपि, जिसको कि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। कह रहा है प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है अशोक के धम्म का मूल्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अशोक के धम्म का मूल्य उद्देश्य जो है वो राजा के प्रति वफादारी जो कि नहीं है। अगला है शांति एवं अहिंसा जो कि नहीं है। आगे बढ़ेंगे बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इसमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में कह रहा है अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि अपासीनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचये मदये साधवे च। अर्थात एक बार फिर से इसको देखेंगे। अपासीनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोयचे मायदे साधवे च। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना,
दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल्य संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात एक से अधिक। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक से अधिक सत्य है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 82 नंबर प्रश्न को। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करें भाब्रू स्तंभ के बारे में, तो दोस्तों भाब्रू जो कि बैराट स्तंभ लेख जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लजा मगधम सधम अभिवादे तूनम अहा अपावा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी करता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 83 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों वो जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रियदर्शी के बारे में हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम पिय या देवानाम पियदर्शी, देवताओं के प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से भी की जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों पहला है आर्थिक संबंध, दूसरा है शासन कला से संबंधित सिद्धांत और अभ्यास, तीसरा है विदेश नीति, चौथा है धन संचय। तो इस तरीके से उपयुक्त में सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं। फिर इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत जो कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रमुख व्याख्या मिलती है। सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है वो 7 श्रेणियों में बटा हुआ है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे किस किस में है। तो पहला है दोस्तों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें कि दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद हैं। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे विभिन्न पेशा ही अपना सकता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर प्रश्न कह रहा है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन कौन सी अर्थात सी किसने लिखी है? दोस्तों एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, सी किसने लिखी है? तो दोस्तों वो लिखी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं।
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है वो इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी हुई है। हम लोग देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। आगे बढ़ेंगे, 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो दोस्तों वो है इंडिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह जो है वो नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। कह रहा है, वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं होने की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 91 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो दोस्तों, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने वाले पुष्यमित्र शुंग जो कि नहीं है, मेनांडर जो कि नहीं है। अगले ऑप्शन को देखेंगे, वीमा कदफिसेस ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, अर्थात कला की जो गांधार शैली है वो किस समय में सही ढंग से फली फूली? तो दोस्तों वो है कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार शैली और दूसरा जो है वो मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया गया और गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई? दोस्तों वो है कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगति हुई थी वो कनिष्क अर्थात कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो थे वे वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष बने हुए थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व रहा था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, अर्थात हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ संगति हुई उसी में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक महायान और दूसरा हीनयान। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 94 नंबर प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों, शुंग वंश के बाद भारत पर जो है वो कण्वा या कण्व वंश ने राज किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके विश्लेषण को हम लोग देखेंगे। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या
कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी की गुफा से जुड़ा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे। दोस्तों कह रहा है राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो राजा खारवेल का नाम जो है वो हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। दोस्तों यह जो अभिलेख है वो खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 96 नंबर प्रश्न को। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों नगरों की क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बारे में कैसे नगरों का पतन हुआ। दोस्तों गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। दोस्तों मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भरहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 97 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाह जो थे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भिगरुकक्ष भणौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गुप्त वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। कह रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो दोस्तों वो था उपज का 6ठा भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। दोस्तों गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था जो शतांश होता था। दोस्तों शतांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी। तो दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्तों की अत्यधिक देन हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में ही हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपने राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक
परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजकीय अर्थात राज्य चिन्ह हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 101 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 101 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। दोस्तों इसकी व्याख्या किए थे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 102 कह रहा है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात एक से अधिक। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों कह रहा है, सुश्रुत को शैल क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। दोस्तों सुश्रुत जो है वो काशी के रहने वाले थे और इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सैनिक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। दोस्तों सैनक जो थे वे ऋग्वेद कालीन ऋषि हुआ करते थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार हुआ करते थे। सैमिला गुप्त कालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया है। दोस्तों ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ था इसका सही आंसर ई हो जाएगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। कह रहा है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही आंसर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल प्रायः 600 बीसी से 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को। दोस्तों 103 नंबर प्रश्न कह रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? या चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीनी यात्री के बारे में बात की जाए ह्वेनसांग की, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था और 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र हुआ करते थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। दोस्तों 1.5 साल तक उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया, अर्थात ह्वेनसांग ने। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 104 नंबर प्रश्न कह रहा है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो दोस्तों वो मथुरा हुआ करता था सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। दोस्तों कह रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि भी की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफी सजाकर रखी जाती थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर प्रश्न कह रहा है, कबिवाण निवासी था, अर्थात कबिवाण जो है वो कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों वो था पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। दोस्तों कह रहा है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है, चीनी यात्री इत्सिंग ने
बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? दोस्तों वो किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने जो चीनी यात्री इत्सिंग है वो 671 या 672 ईस्वी में जो है वो जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। दोस्तों वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया हुआ था। दोस्तों 671 या 672 ईस्वी में, अर्थात इस ऑप्शन में जो है ये कोई भी इसमें जिक्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखेंगे, कह रहा है 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और 693-94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 107 नंबर प्रश्न को। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों वो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे 108 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम जो कि 415 से 455 ईस्वी से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि जो है वो महेंद्रादित्य थी। आगे बढ़ेंगे 109 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो दोस्तों वो था जावा सुमात्रा से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है पाल वंश शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्रदेव के अनुरोध पर उसने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों 110 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना भी की थी? तो दोस्तों वो था बालपुत्रदेव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों देखेंगे स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर प्रश्न कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो दोस्तों वो था मुसलमान, अर्थात मुसलमान के कारण ही नालंदा विश्वविद्यालय विनाश हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 112 नंबर प्रश्न को। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो दोस्तों वो था चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला है 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो हुआ करता था धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों विक्रमशिला का जो विश्वविद्यालय है वो बिहार का भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दोस्तों दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से भी प्रसिद्ध थे, यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, ये तिब्बत भी गए हुए थे। आगे बढ़ेंगे 114 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों वो है कादम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे।
संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय तक राजनीतिक गतिविधियों का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 115 नंबर प्रश्न को। 115 नंबर प्रश्न कह रहा है संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो दोस्तों वो था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, अर्थात संगम युग में उरायूर जो है वो कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। दोस्तों तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगमकालीन चोलों की राजधानी हुआ करती थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरायूर कपास तथा सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वह है विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए मुद्रा राक्षस की तो ये जो है विशाखदत्त की एक रचना है जो कि इस ग्रंथ से मौर्य का इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 117 नंबर प्रश्न को। 117 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय जो कि राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 118 नंबर प्रश्न को। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्वप्नवासवदत्ता के जो लेखक हैं वो हैं भास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, कह रहा है महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा योगंधारायण, अगला है स्वप्नवासवदत्ता, अगला है उरुभंग, अगला है दूतवाक्य, 5 नंबर है पंचरात्र, अगला है बालचरित्र, 7 नंबर है धूत घोटचक, 8 नंबर है कर्णधार, अगला है अगला है 9 नंबर है मध्यम व्यायाम, अगला है प्रतिमा नाटक, 11 नंबर है अभिषेक नाटक और 12 नंबर है अभिमारक एवं 13 नंबर है चारुदत्त। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 119 नंबर जो है कह रहा है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों वो है कालिदास, अर्थात कुमार संभवम जो है वो कालिदास की लिखी हुई रचना है, कृति है। दोस्तों कहा गया है कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी, जिसमें 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय जी के जन्म कथा वर्णित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 120 नंबर प्रश्न को। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है किरातार्जुनीय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों वो लिखी गई है भारवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात भारवी के द्वारा ही किरातार्जुनीय पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों किरातार्जुनीय पुस्तक जो है उसके लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 121 नंबर कह रहा है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो दोस्तों वो मार्ग है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाली भाषा में बौद्ध भिक्षुक नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे
122 नंबर प्रश्न को। दोस्तों हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों हर्षचरित पुस्तक जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था। यह एक आख्यायिक है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 123 नंबर प्रश्न को। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे चोल वंश और विजयालय के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन को। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार हुआ करता था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और तंजौर के शैव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में ही हुआ था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 124 अर्थात 124 124 नंबर प्रश्न को। दोस्तों 124 नंबर प्रश्न कह रहा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों चोल काल जो है वो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, अर्थात विलेज असेंबली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए चोल काल और ग्राम पंचायत के बारे में, तो चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह स्वायत्तशाही ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 125 नंबर प्रश्न को। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों वो था चोल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है इसका व्याख्या हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 126 नंबर प्रश्न को। 126 नंबर प्रश्न और प्राचीन भारतीय इतिहास का आखिरी प्रश्न। दोस्तों 126 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं उसके आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों अगर दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में, तो दक्षिण के मंदिरों का आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इसके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था वो भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारियों से अलंकृत होते थे। दोस्तों चोलकालीन जो वास्तुकला है उसकी विशेषता जो है वो मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम लोग घटना चक्र के इस पुस्तक का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका इतिहास सेक्शन का हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास है उसको पूर्ण रूप से हम लोग कवर कर चुके हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। तब तक के लिए धन्यवाद।